Hello everyone, this is Preet Kamal. I'm a lecturer at PHM Polytechnic College, Jalandhar. Today I will be discussing with you the subject details of EDC, that is Electronic Devices and Circuits. But before starting with the subject details, I would like to share an important information, and that is related to Mission Fateh, the campaign run by Government of Punjab. And it says that we should wash our hands regularly, we should use sanitizer, wear mask, and along with that maintain the social distancing rule so that we could win against this COVID-19 situation. So let's move on the topic of today, that is the RC phase shift and Wien bridge oscillator circuits. And as we all know that in the previous lecture we had discussed about the Hartley and the Colpitts oscillator, and they were the LC oscillator circuits that uses the inductor and capacitor for the oscillations to be produced. So अभी आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे RC ऑसिलेटर्स, दैट मीन्स रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस ऑसिलेटर्स. तो कैपेसिटेंस तो जो कैपेसिटर है वो तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है ही ऑसिलेशंस जनरेट करने के लिए, बिकॉज दिस इज द वन दैट स्टोर्स द चार्ज और उसके बाद वो अपना चार्ज रिलीज करता है. और जब वो चार्ज रिलीज करता है थ्रू एनी डिफरेंट कॉम्पोनेंट, इधर इट इज़ L और इट इज़ C, देन उस टाइम के अंदर हमारा जो सर्किट है वो ऑसिलेशंस जनरेट करने के लिए कैपेबल हो पाना. तो इसी तरह से अगर हम बेसिक आरसी ऑसिलेटर सर्किट की बात करें तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट कि आर और सी का कॉम्बिनेशन जो है वो किस तरह से हमारे लिए वर्क कर सकता है. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि यहाँ पे जो एम्पलीफायर है विद गेन जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, उसकी जो आउटपुट है जब वो वापस जा रही है तो यहाँ पे एक फीडबैक नेटवर्क है जो 180 डिग्रीज का फेज शिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है. और वही फेज शिफ्ट जो है वो हम इनपुट को वापस दे रहे हैं. 180 का फेज शिफ्ट एम्पलीफायर देगा और दूसरा फेज शिफ्ट जो फीडबैक नेटवर्क देगा, और जिसकी वजह से हमारी आउटपुट जनरेट होगी विदाउट एनी AC सिग्नल इनपुट. क्योंकि ऑसिलेटर का काम है ऑसिलेशंस को जनरेट करना, वेव फॉर्म्स को जनरेट करना. साइनोसॉइडल ऑसिलेटर्स की हम लोग यहाँ पर बात करें तो साइन वेव्स जनरेट हो रही हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली DC. इंटरनल जो हमारा DC सिग्नल की हेल्प के साथ जो हमारा इंटरनल सर्किट वर्क कर रहा है वो इस तरह से वर्क कर रहा है. जब पॉजिटिव फीडबैक हम लोग देते हैं, इन फेज फीडबैक देते हैं, तो हमारा जो सर्किट है वो एक ऑसिलेटर की तरह काम करता है. अगर हम नेगेटिव फीडबैक देते हैं तो वो एम्पलीफायर की तरह काम करता है. राइट. तो अगर आरसी ऑसिलेटर्स की बात करें तो उसके अंदर क्या हो रहा है, 180 का फेज डिफरेंस जो है वो हमें मिल रहा है फीडबैक सर्किट के थ्रू, और जो एक 180 का फेज डिफरेंस है वो मिल रहा है एम्पलीफायर के थ्रू. तो टोटल 360 हो गया, तो टोटल फेज शिफ्ट हो गया हमारा पॉजिटिव. तो अगर हम बेसिक आरसी ऑसिलेटर की बात करें, सिंपल सर्किट की बात करें, तो सिंपल सर्किट के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, एक कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं सीरीज़ के अंदर, और उसके साथ सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं. राइट. तो यहाँ से जो सिग्नल आ रहा है वो 0 डिग्री के डिफरेंस पे आ रहा है, लेकिन आर और सी की वैल्यू जो है वो इस तरह से डिसाइड की गई है कि जो ये दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यूज हैं वो इकट्ठी मिलके 60 डिग्रीज का हमें फेज शिफ्ट प्रोवाइड कर सके. तो इस तरह से जो आर सी जो इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स हैं तो हमने इस तरह से कनेक्ट किए हैं. तो अगर हमें 60 का फेज डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है एक आरसी नेटवर्क, तो हम अपने आरसी फेज शिफ्ट जो ऑसिलेटर है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, 3 आरसी इसी तरह के 3 आरसी सर्किट्स जो हैं उन्हें हम कनेक्ट कर देते हैं इन सीरीज. तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा 0 डिग्री का फेज डिफरेंस था वो पहले आरसी सर्किट के बाद 60 का बन जाएगा, उसके बाद 120 एंड देन आफ्टर 180. तो जो हमारा बेसिक क्राइटेरिया है 180 डिग्री के फेज डिफरेंस का इन द फेज शिफ्ट नेटवर्क, वो हमारा यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, और जिसकी वजह से हमारा इनपुट और आउटपुट जो है वो दोनों 180 के फेज डिफरेंस पे हमें मिलेंगे जो हमें फेज डिफरेंस चाहिए था. जैसे आप यहाँ देख सकते हो, अगर हम सिंगल स्टेज की बात करें तो यहाँ हमें 60 डिग्री का फेज डिफरेंस मिल रहा है. अगर हम यहाँ 3 स्टेजेस की बात कर रहे हैं तो हमें 180 डिग्रीज का फेज डिफरेंस मिल रहा है जो हमें रिक्वायर्ड था हमारे पॉजिटिव फीडबैक के लिए, क्योंकि 180 का फेज डिफरेंस हमारा एम्पलीफायर सर्किट जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहा है. तो हमें टोटल 360 का फेज डिफरेंस चाहिए पॉजिटिव फीडबैक और ऑसिलेटर बनाने के लिए, तो वो हमें मिल रहा है यहाँ पे.
राइट तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम सिंगल रजिस्टर कैपेसिटर नेटवर्क की बात करें तो जनरली जो डिफरेंस होता है वो 90 डिग्रीज का होता है, जो मैक्सिमम फेज शिफ्ट है। लेकिन बिकॉज ऑफ जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं वो प्रैक्टिकली आइडियल कंपोनेंट्स के साथ इक्वल नहीं होते हैं, तो दैट इज़ वाई अगर हम रिएक्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो जब इम्पिडेंस कैलकुलेट होती है तो वो आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर के बराबर होती है। और जब हम एंगल की बात करते हैं, फाई एंगल की कितना फेज डिफरेंस आएगा इनपुट और आउटपुट के बीच में, तो इट इज टेंजेंट इनवर्स एक्सी बाय आर, राइट। तो जो कैपेसिटर की वैल्यू है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी है, पाई की वैल्यू भी है, और ये सारी चीज़ें कंसिडर होती हैं, एंड देन आफ्टर आपका फेज डिफरेंस जो है वो निकल कर आता है, राइट। तो जनरली जो अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो वो फेज डिफरेंस 90 डिग्रीज का होगा, लेकिन इट इज अप्रॉक्सीमेटली 60 डिग्रीज इफ वी टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल आरसी सर्किट्स, राइट। तो दैट इज वाई हम लोग आरसी सर्किट जो है वो इस तरह से यूज करते हैं अपने सर्किट के अंदर। जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और जो फ्रीक्वेंसी है, ये सारी चीजें जो है वो मैटर करती हैं कि कितना फेज डिफरेंस जो है वो आएगा, राइट। तो दिस इज द सिंपल आरसी ऑसिलेटर सर्किट, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, एक ट्रांजिस्टर लगाया है और आरसी सर्किट, जो 3 आरसी सर्किट्स हैं फीडबैक नेटवर्क के अंदर, वो हमने यूज किए हैं। RECE कैपेसिटर एज इट इज यूज किया है, CC कपलिंग कैपेसिटर एज इट इज यूज किया है, RL और R1 यहाँ पे एज इट इज यूज किए हैं जैसे हमारे सिंपल सर्किट्स के अंदर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी इनपुट AC सिग्नल जो है वो प्रोवाइडेड नहीं है। तो यहाँ से हमें इस फीडबैक नेटवर्क के थ्रू 60, 120 और 180 का फेज डिफरेंस मिल रहा है, और 180 का फेज डिफरेंस हमें ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो हमें यहाँ पे 360 का फेज डिफरेंस यानी कि 0 डिग्रीज का डिफरेंस जो है वो यहाँ पे मिल रहा है। तो ये हमारा आरसी फेज शिफ्ट नेटवर्क है, जो ये हमारा आरसी फेज शिफ्ट नेटवर्क है, और ये है हमारा आरसी ऑसिलेटर सर्किट जो वर्क कर रहा है, राइट। तो ये बेसिक ऑसिलेटर सर्किट है, इसको फेज शिफ्ट ऑसिलेटर सर्किट भी बोलते हैं। साइन वेव जनरेट करता है, ये रीजनरेटिव फीडबैक, मतलब कि पॉजिटिव फीडबैक जो है पॉजिटिव फीडबैक जनरेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ द आरसी लेडर नेटवर्क। जो हमने बेसिक आरसी नेटवर्क लगाया उसको हम लेडर नेटवर्क जो है वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली जो जैसे टैंक सर्किट हमारा वर्क करता था, LC सर्किट वर्क करता था, उसी तरीके से हमारा जो रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस का फीडबैक नेटवर्क है वो हम इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय वेरिंग वन और मोर रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स इन द फेज शिफ्ट नेटवर्क, तो फ्रीक्वेंसी जो है हम उसको भी वेरी कर सकते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर चेंज हो जाता है, R की वैल्यू अगर चेंज हो जाती है, तो C की वैल्यू अगर चेंज हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे जो हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। तो उन अगर कंपोनेंट्स की वैल्यूज चेंज होंगी तो रिएक्टेंसेस भी चेंज होंगे, और उसके अकॉर्डिंगली जो न्यू फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या वैल्यूज यूज़ करी हैं R और C की, और कितने आपने नेटवर्क्स लगाए हैं, कितने आपने लेडर नेटवर्क में कितने नेटवर्क्स यूज़ किए हैं, कितने कॉम्बिनेशंस, कितने पेयर्स ऑफ R और C का यूज़ किया है, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो आरसी ऑसिलेटर सर्किट है उसकी फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई RC अंडर द रूट 2n, ठीक है। तो 2n मतलब नंबर ऑफ नेटवर्क्स, आपने कितने नंबर ऑफ स्टेजेस कितनी यूज करी हैं आरसी पेयर्स की, राइट। तो अगर हमने यहाँ पे 3 स्टेजेस यूज करी हैं जैसे आर और सी के पेयर्स की, तो यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी 3, तो इट विल बिकम इक्वल टू 2 पाई RC अंडर रूट 6। तो अगर हम जनरली देखें तो अंडर रूट 6 देखेंगे, अगर हम सिंपली लिखा हुआ तो हमें समझ में नहीं आएगा कि वाई द 6 इज बीइंग यूटिलाइज्ड है। इट इज बिकॉज ऑफ द वैल्यू इज 2n। तो नंबर ऑफ 2 के साथ अगर आप नंबर ऑफ स्टेजेस 3 यूज कर रहे हो तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, अगर 4 यूज कर रहे हो तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो इस तरह से डिपेंडिंग अपॉन आप कितनी स्टेजेस यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिसाइड होगी कि कौन सी वैल्यू का आपका सिग्नल जो है वो जनरेट होने वाला है। जैसे LC टैंक सर्किट को हम लोग जब यूज करते हैं तो उसके अंदर भी हम इसी तरह से इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो ये ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसीज जो हैं अप टू 25% हायर दैन कैलकुलेटेड जो है वो हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो जो फीडबैक नेटवर्क है उसमें हाई इम्पिडेंस आउटपुट सोर्स जो है वो लगा होना चाहिए, और लो इम्पिडेंस जो है इनटू द लोड जो है वो हमारे साथ होनी चाहिए, ठीक है। सच एज द कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग,
राइट। तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो सर्किट जो आरसी सर्किट है उसमें बल्कि नहीं है, जैसे इंडक्टर्स वगैरह होते थे उनकी हाई वैल्यू होती थी, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा बल्कि होते थे, तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए हम आरसी पे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स हैं, फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी अच्छी है, डिस्टॉर्शन फ्री सर्किट्स हैं, ठीक है। और ये वेन ब्रिज ऑसिलेटर जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं उससे भी सिंपल फॉर्म के अंदर इसको बनाया गया है, इसमें कोई भी नेगेटिव फीडबैक स्टेबलाइजेशन अरेंजमेंट्स नहीं चाहिए हम लोगों को, सिंपल आरसी सर्किट है, उसी के साथ सारा काम हम लोग कर सकते हैं। और इसकी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई है, डिपेंडिंग अपॉन आप आर और सी की वैल्यूज को थोड़ा थोड़ा चेंज करके आप बहुत सारी जो रेंज है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स जो है वो हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली इन्हें लो फ्रीक्वेंसीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, बिकॉज आर और सी जो है वो लो फ्रीक्वेंसीज बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं। तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लाइक जो आउटपुट है वो थोड़ी सी स्मॉल होती है, बिकॉज ऑफ जो फीडबैक है वो स्मॉल है, ठीक है। जो इसकी फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, अच्छी है बट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है वेन ब्रिज के कंपैरेटिवली। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू फॉर द सर्किट टू स्टार्ट ऑसिलेशन एज द फीडबैक इज यूजुअली वेरी स्मॉल। तो समटाइम जो ऑसिलेशंस हैं उनको प्रोड्यूस करना, स्टार्टिंग इन द प्रोड्यूसिंग द ऑसिलेशंस, वो समटाइम्स वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है टास्क, बिकॉज ऑफ द स्मॉल फीडबैक जो हमें यहाँ से मिलती है। और इसे अगर हमें लार्ज फीडबैक में कन्वर्ट करना हो तो इसके लिए जो बैटरी है, जो डीसी सप्लाई है इनपुट, वो भी हमें हाई चाहिए होती है। सो दीज आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर सर्किट। तो अगर हम नेक्स्ट ऑसिलेटर सर्किट की बात करें हमारे, दैट इज योर वेन ब्रिज ऑसिलेटर सर्किट। तो ये जो वेन ब्रिज ऑसिलेटर सर्किट है वो भी एक आरसी ब्रिज सर्किट की तरह ही काम करता है। ये लीड और लैग नेटवर्क्स जो होते हैं, जैसे हमारा हम लोग हमेशा अक्सर पढ़ते हैं कि लीड कर रहा है कोई टर्म या लैग कर रही है कोई टर्म, वोल्टेज लीड कर रही है या करंट लैग कर रहा है या करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रही है। तो उस लीड लैग नेटवर्क के साथ हम लोग जो आरसी ब्रिज सर्किट बनाते हैं, दैट इज बेसिकली द वेन ब्रिज सर्किट। तो दिस फेज शिफ्ट अक्रॉस द नेटवर्क, जो फेज शिफ्ट होती है, इट लैग्स, जो नेटवर्क के अंदर है वो जो फेज शिफ्ट है वो लैग करती है विद द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड लीड्स विद द डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी सर्किट की इंक्रीज कर रही है तो आपका नेटवर्क का फेज शिफ्ट जो है वो लैग करेगा, अगर वो रिड्यूस हो रही है तो वो लीड करेगा। तो अगर हम ऐड कर देते हैं वेन ब्रिज फीडबैक नेटवर्क, द ऑसिलेटर बिकम सेंसिटिव टू द सिग्नल ओनली फॉर वन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। तो वेन ब्रिज सर्किट में वो सिंगल पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, राइट। दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, जिसपे आपका वेन ब्रिज जो होता है वो बैलेंस होता है, मीन्स जहाँ पे आपका फेज शिफ्ट जो है वेन ब्रिज सर्किट में वो जीरो होता है। वेन ब्रिज सिमिलरली जैसे हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, बेसिक इलेक्ट्रिकल में जैसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते हैं तो एक ब्रिज का बैलेंस होता है, तो उसी तरह से जो वेन ब्रिज सर्किट है उसमें भी एक ब्रिज बनाया गया है। जब वो बैलेंस्ड होगा, जीरो फेज शिफ्ट पे होगा, तो उस टाइम पे आप उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जिसपे वो वेन ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड है उस पे वो सेंसिटिव हो जाएगा और उसको ही वो जनरेट कर पाएगा, राइट। तो ये अगर फीडबैक नेटवर्क जो है इसमें नहीं एम्प्लॉय किया जाएगा वेन ब्रिज में, तो आउटपुट जो है output of transistor Q2 is fed back to transistor Q1 for providing regeneration for producing oscillations. तो ट्रांजिस्टर जो है वो एम्पलीफाई करता है सिग्नल्स को ओवर अ वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो उसमें डायरेक्ट कपलिंग अगर हम यूज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी जो है उसकी वो कम हो जाएगी। दस बाय एम्प्लॉइंग फीडबैक नेटवर्क में वेन ब्रिज अगर हम नेटवर्क एम्प्लॉय कर देते हैं तो उससे हमारी नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाती है। अगर हम सिंपली Q1 और Q2 मतलब दो ट्रांजिस्टर को अगर हम सिंपली कनेक्ट करते हैं तो उसमें स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं डायरेक्ट कपलिंग के टाइम पे। अगर हम वेन ब्रिज सर्किट के साथ इस फीडबैक नेटवर्क के साथ हम लोग करते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी, इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि इसकी फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी जो है वो हाई है। तो अगर हम ब्रिज सर्किट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, तो इस तरह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं कि हमने दो ट्रांजिस्टर सर्किट्स यूज किए हैं और इसकी जो आउटपुट है सेकेंड, क्योंकि ये जो आपका वेन ब्रिज नेटवर्क है ये आपको फेज शिफ्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो फेज शिफ्ट प्रोवाइड नहीं करेगा तो इसका मतलब आपका पॉजिटिव फीडबैक सर्किट जो है वो नहीं बनेगा। तो दैट इज वाई यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, दो ट्रांजिस्टर सर्किट्स यूज कर रहे हैं। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर भी आपको 180 का फेज शिफ्ट है, जो टोटल 360 का फेज शिफ्ट है वो प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये जो वेन ब्रिज सर्किट है ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी जो जनरेट हो रही है उसको स्टेबल करने के लिए और फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं आर और सी का पेयर यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आर सी सीरीज में है, यहाँ पे आर सी पैरेलल में और यहाँ पे
सिंगल सिंगल आर जो है रेजिस्टेंसेस जो है वो हमने यहाँ पे यूज करी है, राइट। तो इन द ब्रिज सर्किट क्या हो रहा है, R1 जो है इन सीरीज विद C1, यहाँ पे आप देख सकते हो जो सीरीज में है R1 और C1 है, दोनों सीरीज के अंदर हैं, ठीक है। और जो R3 R4 है वो सिंगल है, R2 जो है वो C2 के साथ पैरेलल में है, जो 4 आर्म्स बना रही हैं इस ब्रिज की, राइट। तो ये ब्रिज बेसिकली ऑसिलेशन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, फेज शिफ्ट कोई ये प्रोवाइड नहीं कर रहा है। जो रिक्विजिट कंडीशन है फेज शिफ्ट वाली, वो जैसे मैंने बताया कि वो हम ट्रांजिस्टर से ही ऑब्टेन कर रहे हैं। तो इस अरेंजमेंट के अंदर द आउटपुट ऑफ द सेकंड स्टेज जो है वो फीडबैक नेटवर्क को वापस दी जाती है, एंड द वोल्टेज अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन जो भी है वो हम इनपुट एज अ इनपुट टू द फर्स्ट स्टेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो ट्रांजिस्टर Q1 है वो ऑसिलेटर का काम कर रहा है एंड एम्पलीफायर, वेयर एज ट्रांजिस्टर Q2 जो है वो एक इन्वर्टर का काम कर रहा है टू कॉज अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्रीज। जो Q1 है वो एक ऑसिलेटर की तरह काम कर रहा है एंड एम्पलीफायर वेयर एज ट्रांजिस्टर Q2 जो है वो एक इन्वर्टर का काम कर रहा है। तो सर्किट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फीडबैक्स को यूज कर रहा है। पॉजिटिव फीडबैक जो है R1 C1 R2 C2 इनके थ्रू ट्रांजिस्टर Q1 को जा रही है, और जो नेगेटिव फीडबैक है वो थ्रू द वोल्टेज डिवाइडर टू द इनपुट ऑफ द ट्रांजिस्टर Q1 जो है वो प्रोवाइड हो रही है। और R3 और R4 जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जो सिंगल सिंगल रेजिस्टेंसेज हैं, वो बेसिकली जो स्टेबलाइज द एम्पलीट्यूड ऑफ द आउटपुट, उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यू कैन गो थ्रू दिस सर्किट थरली। तो यहाँ पे हम यही चीज़ यूज कर रहे हैं, जैसे दो ट्रांजिस्टर्स को हम लोगों ने कनेक्ट किया है इन सीरीज, ठीक है, एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की फॉर्मेट में उसको कनेक्ट किया है, जिसमें R5 R7 R8 ये जो हैं सारे आपका स्टेबलाइजेशन का वर्क कर रहे हैं, R3 और R4 फ्रीक्वेंसी स्टेबलाइजेशन का वर्क कर रहा है, ये Q पॉइंट स्टेबलाइजेशन बाइसिंग का वर्क कर रहे हैं, R6 R9 और R10 एज लाइक जैसे हम RC और RE जो सिग्नल्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने CE के बेस्ट नहीं लगाया है, तो दैट इज वाई यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक हमें मिलेगी इस ट्रांजिस्टर को, ठीक है। लेकिन जो Q1 है वो आपको ऑसिलेटर सर्किट्स का काम कर रहा है, एम्पलीफायर का काम कर रहा है, और जो Q2 है वो आगे इसको पास ऑन कर रहा है और 180 का फेज शिफ्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो टोटल फेज शिफ्ट जो हो गया हमारा वो हो गया 360 डिग्रीज का। जो नेगेटिव फीडबैक जो है वो प्रोवाइड हो रही है ओवर अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पे अगर हम R4 की बात करें, दिस इज अचीव्ड बाय जो in the form of tempera sensitive lamp whose resistance increases with the increase in current, राइट। तो जो नेगेटिव फीडबैक है वो ओवर डिफरेंट रेंजेस जो हमें मिल रही है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे हमें मिल रही है, और इसके अंदर जो R4 है उसका बहुत बड़ा रोल है, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ प्रोवाइड हो रही है, और एक टेम्परेचर सेंसिटिव लैम्प की तरह वो वर्क कर रहा है, ठीक है। तो जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो विद द इंक्रीज इन करंट उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है। तो इन केस द एम्पलीट्यूड ऑफ द आउटपुट टेंड्स टू इंक्रीज, अगर एम्पलीट्यूड बढ़ता है उसका तो मोर करंट, जितना ज़्यादा उसमें करंट फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा वो नेगेटिव फीडबैक जो है वो प्रोवाइड करेगा, एंड दस द आउटपुट विल रीगेन इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो आउटपुट को उसको ओरिजिनल वैल्यू वापस मिल जाएगी। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा करंट इंक्रीज होगा, उतना ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक इंक्रीज होगी, और उतनी ही ज़्यादा आउटपुट अपनी ओरिजिनल वैल्यू को गेन कर पाएगी। तो रिवर्स एक्शन वुड टेक प्लेस इन केस ऑफ द आउटपुट टेंड्स टू फॉल, और अगर आउटपुट जो है वो एम्पलीट्यूड जो है आउटपुट का रिड्यूस होता है तो इसका ऑपोजिट होगा, मतलब लेस करंट होगा और कम नेगेटिव फीडबैक जो है वो कम जाएगी। तो अगर हम एम्पलीफायर गेन की बात करें तो दैट इज इक्वल टू R3 प्लस R4 over R4 is equals to R3 plus R4 plus 1 over R3 over R4 plus 1. So this will be equal to 3. तो मतलब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, वो कैलकुलेट कर रहा है अगर वोल्टेज गेन, तो वो डिपेंड कर रहा है R3 और R4 के ऊपर। तो जो R3 है वो 2R4 जो उनकी वैल्यूज हैं, मतलब आपस में जो उनकी वैल्यूज इस तरह से डिसाइड करी गई हैं कि जो R3 है वो ट्वाइस ऑफ R4 होगा, राइट। तो अगर हम वोल्टेज गेन की बात करें तो वोल्टेज गेन वो क्या बोल रहा है, द फीडबैक नेटवर्क अटेन्युएशन ऑफ 1/3 जो हमें यहाँ पे मिल रही है। thus in this case जो वोल्टेज गेन A है it must be equal to or greater than 3 to sustain the oscillations। मतलब कि अगर हम फीडबैक नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो हमें उसमें 1/3 की अटेन्युएशन मिल रही है, तो हमारा सिग्नल लॉस हो रहा है 1/3 फैक्टर से। तो अगर आपके सर्किट का, आपके एम्पलीफायर का गेन जो है वो 3
या उससे ज़्यादा है, मीन्स आपके R3 और R4 की वैल्यूज़ इस तरह से डिसाइड की गई हैं कि उनकी वैल्यू जो है वो 3 से, जो गेन है उसकी वैल्यू 3 से ज़्यादा है, 3 या उससे ज़्यादा है, तभी आपकी ऑसिलेशंस जो हैं वो सस्टेन हो पाएंगी। ठीक है, तो अब जो 3 है सिर्फ वही गेन नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा गेन चाहिए। तो दैट इज़ वाई जो नेगेटिव फीडबैक है वो भी एसेंशियल है, ताकि सर्किट का गेन भी इंक्रीज हो सके, स्टेबल हो सके, बिकॉज वी नो दैट नेगेटिव फीडबैक की जो एडवांटेजेस हैं उसके अंदर आपका जो गेन है वो स्टेबल रहता है। तो अगर आपने R3 और R4, तो दिस इज R3 प्लस R4 डिवाइडेड बाय R4, राइट, दैट विल बी इक्वल टू R3 बाय R4 प्लस 1। तो अगर हम R3 बाय R4 की बात करते हैं प्लस 1 की बात करते हैं, तो इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल टू और ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए R3 और R4 की वैल्यूज की, सो दैट कि अगर हमारा सर्किट जो है वर्क इस तरह से करना चाहिए, मतलब R3 की वैल्यू कम से कम ट्वाइस ऑफ R4 होनी चाहिए, या मोर देन दैट जो R3 की वैल्यू है वो होनी चाहिए R4 से 2 गुना 3 गुना 4 गुना ज़्यादा हमें रखनी चाहिए, सो दैट कि हमें जो सर्किट को जो गेन है वो हमें ज़्यादा मिल सके। ठीक है, दिस इज द वर्किंग ऑफ वेन ब्रिज ऑसिलेटर सर्किट, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो मीन्स इसमें क्या है, रैंडम, अगर हम दोबारा से एक बार गो थ्रू हो जाएं इसके, तो इसमें वो क्या बोल रहा है, द सर्किट इज सेट इन द ऑसिलेशंस बाय एनी रैंडम चेंज इन द बेस करंट। तो सबसे पहले क्या होगा, सर्किट के अंदर कोई भी रैंडम चेंज होगा अगर बेस करंट में, किसमें, ट्रांजिस्टर Q1 के बेस करंट में अगर कोई भी रैंडम चेंज होगा, वो किसी नॉइसेस की वजह से हो सकता है ट्रांजिस्टर में, या वेरिएशन इन द DC सप्लाई की वजह से हो सकता है। तो ये वेरिएशन जो होगी उसमें कलेक्टर सर्किट के अंदर ट्रांजिस्टर जो है वो वर्क करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, बट विद अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्रीज जो है वो प्रोवाइड करेगा, किसको, सेकेंड ट्रांजिस्टर को प्रोवाइड करेगा थ्रू द कैपेसिटर C4 जो कपल करके हमने लगाया है। अब अगर आगे चलेंगे तो उसमें फेज रिवर्स सिग्नल है, ट्रांजिस्टर Q2 को मिल रहा है, तो वो फिर दोबारा से उसको 180 का फेज डिफरेंस देगा, वो 360 का टोटल फेज डिफरेंस हो जाएगा। तो ट्रांजिस्टर Q1 को फिर से वो सिग्नल जो है वो वापस आएगा उसका थ्रू द फीडबैक नेटवर्क, दैट इज थ्रू द ब्रिज पॉइंट, राइट। तो जो उसका पॉइंट है, जो उसका पार्ट है फीडबैक सिग्नल का, वो अप्लाई किया जाएगा एमिटर रेजिस्टर R4 के थ्रू, वेयर इट प्रोड्यूसेस द डीजेनरेटिव और नेगेटिव फीडबैक जहाँ पे वो प्रोड्यूस कर रहा है। सिमिलरली जो फीडबैक सिग्नल का पार्ट है बेस बाय रेजिस्टर R2, वेयर इट प्रोड्यूसेस रीजनरेटिव और पॉजिटिव फीडबैक जहाँ पे वो जनरेट कर रहा है, मतलब R4 रेजिस्टर पे, मीटर रेजिस्टर पे वो जनरेट कर रहा है नेगेटिव फीडबैक, और R2 जो रेजिस्टर है, बेस बायसिंग रेजिस्टर जो R2 है, वहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक जो है वो जनरेट हो रही है। तो एट अ रेटेड फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो ये रीजनरेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी कंपैरेटिव टू द डीजनरेशन, ठीक है, जो नेगेटिव फीडबैक से पॉजिटिव फीडबैक ज़्यादा हो जाएगी, तो हमारी जो ऑसिलेशंस हैं वो सस्टेन्ड प्रोड्यूस हो जाएंगी, एंड दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ C1 एंड C2, तो दो कैपेसिटर्स हैं जो कंटिन्यूसली काम करेंगे, जो एयर गैंग कैपेसिटर्स हैं। तो हम जो फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ऑसिलेशंस हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टर्स R1 एंड R2। ठीक है, तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो स्टेबल है, लो डिस्टॉर्शन साइनसॉइडल आउटपुट्स जो है वो जनरेट करता है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस बॉक्सेस, अगर हम लोग यूज़ करें सिंपली जो भी डेकेड रेजिस्टेंस बॉक्सेस अगर हम यूज़ करना चाहते हैं। Then is the frequency of oscillation can be easily varied by varying the capacitances C1 and C2 simultaneously. Overall gain जो है वो उसका high है because of the two transistors. अगर हम disadvantages की बात करें तो सर्किट जो है it needs टू ट्रांजिस्टर्स और लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इसको चाहिए, क्योंकि ब्रिज बनाने के लिए भी ज़्यादा सर्किट, ज़्यादा कंपोनेंट्स लगते हैं। ठीक है, तो अगर हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आउटपुट की बात करें तो वो भी लिमिटेड है बिकॉज ऑफ द एम्पलीट्यूड एंड द फेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एम्पलीफायर। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में भी लिमिट्स हैं, और हमें दो ट्रांजिस्टर्स चाहिए और ज़्यादा सारे कंपोनेंट्स चाहिए इस सर्किट को बनाने के लिए, राइट। सो बट अदर दैन दैट इसकी स्टेबिलिटी ऑफ ऑपरेशन की वजह से हम इसको जनरली यूज करते हैं। So this was all about today the RC phase shift and Wien bridge oscillator circuit. I wish you all are clear about both the oscillator circuit जिसमें हम resistance और capacitance यूज कर रहे हैं, राइट। तो इससे पहले हम लोगों ने LC सर्किट डिस्कस किए थे, आज हमने डिस्कस किए हैं RC ऑसिलेटर सर्किट। तो किसी तरह से भी आपकी ऑसिलेशंस जो है वो प्रोड्यूस करवाई जा सकती हैं, चाहे आप LC सर्किट यूज करो चाहे आप RC सर्किट यूज करो। So I wish you all are clear with what we have done today, and if still there will be any doubts, we
be taking them in the live session. So till then, take care and do like and comment on my videos so that I could see that you have gone through it thoroughly. So thank you so much. Take care. Bye-bye.